नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11th का 11वीं क्लास का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है दोस्तों फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। गति में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों गति के नियम भी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे आग्रह दोस्तों कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि वस्तुओं की दो स्थिति होती है, एक विरामावस्था और एक गत्यावस्था। अर्थात एक रेस्ट स्टेट होता है और एक मोशन स्टेट होता है। दोस्तों रेस्ट स्टेट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर वस्तु समय के साथ वस्तु के आकार में, आयतन में, आकृति में, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे वस्तु को हम लोग विराम वस्तु कहते हैं और इस स्थिति को विरामावस्था कहा जाता है। दोस्तों अब इसके उदाहरण के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं दोस्तों। जैसे आपके घर की 4 दीवारें हैं दोस्तों, समय के साथ उन दीवारों के आकार, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपके आसपास कोई ऐसी वस्तु होगा, जैसे हमारे पास देख लीजिए ये बोर्ड है दोस्तों, ठीक, इसमें भी न तो इसकी लंबाई न तो इसकी चौड़ाई समय के साथ परिवर्तित होती है, न ही इसकी मोटाई बदलती है। या फिर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें दोस्तों कि हमारे पास जैसे एक रिमोट है, ये रिमोट भी हमेशा इसी अवस्था में रहेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई या आकार में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ दोस्तों, इसमें आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बाह्य बल लगाने के बाद इसके आकार में, आयतन में, आकृति में परिवर्तन हो सकती है दोस्तों। और उदाहरण के रूप में ले लें दोस्तों, जैसे कि हमारा मार्कर है, इस पर भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात समय के अनुसार इसकी लंबाई, चौड़ाई, ठीक, मोटाई इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ये समय के साथ बोलना स्टार्ट करता है दोस्तों। तो ये विराम अवस्था का वस्तु कहलाएगा या विराम वस्तु कहलाएगा। कोई चट्टान ले लेते हैं, कोई पहाड़ ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, वो सब स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठीक, अब ऐसी वस्तुओं को ही विराम वस्तु कहा जाता है और विराम में स्थित वस्तुओं की अवस्था को विरामावस्था कहा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरा टॉपिक गत्यावस्था में। गत्यावस्था क्या होता है? अगर कोई वस्तु के आकार में, आयतन में, स्थिति में, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता है तो ऐसे वस्तुओं को गति अवस्था या गत्यावस्था की वस्तु कही जाती है और वस्तुओं की इस अवस्था को ही गत्यावस्था कहा जाता है। कैसे दोस्तों? जैसे आपके आसपास कोई प्लांट होगा या कोई ट्री होगा, उस ट्री में समय के साथ देखिएगा जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है उसमें विकास होते जाता है, या वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होते जाएगा, या उसमें फूल आएगा, फिर फल आएगा, फल भी छोटा रहेगा, समय दिन प्रतिदिन वो फल धीरे धीरे बड़ा होगा, पक जाएगा, गिर जाएगा टूट कर, ठीक है। इसके अलावा कोई आप बीज ले लें, सीड्स, उसको हम जब किसी भी सॉइल में, मिट्टी में डालते हैं तो वो सीड्स जो है वो कुछ दिनों बाद एक छोटा सा अंकुर होता है, अंकुर से वो प्लांट बनता है, प्लांट से फिर वो मतलब बड़ा प्लांट बन जाता है, जिसमें कुछ दिन बाद फसल या फल फूल के साथ वो फलदार हो जाता है। तो ये समय के साथ परिवर्तन है दोस्तों। हम अपने आप को देख लें, जब हम जन्म लेते हैं तो छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे लंबाई, चौड़ाई, बोलने की तरीका, समझने की तरीका, बताने की तरीका, ये सब जो हैं वो बदलते जाते हैं, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों आते हैं गत्यावस्था और विरामावस्था के बाद हम आपको ये बता दें कि विरामावस्था और गत्यावस्था जो होती है उसमें 2 स्थिति पे डिपेंड करता है, एक आपेक्ष और एक निरपेक्ष। तो विरामावस्था और गत्यावस्था जो है निरपेक्ष पर नहीं निर्भर करता दोस्तों, केवल आपेक्ष पर निर्भर करता है, अर्थात रिलेटिव पर डिपेंड करता है। अगर किसी के सापेक्ष गति हो रही है तो ही गत्यावस्था होगी, अगर किसी के सापेक्ष गति नहीं हो रही है तो वह विरामावस्था होगी। अर्थात जब तुलनात्मक भाव आएंगे तभी हम बता पाएंगे कि वस्तु गति अवस्था में है या विरामावस्था में है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बल, फोर्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए
फोर्स के बारे में तो हम सामान्यतः तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं दोस्तों। एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी। अभी रामायण चल रही है लॉकडाउन में, आपने देखा होगा रामायण और महाभारत दोनों चल रही है। महाभारत में एक स्थिति या एक एपिसोड ऐसा दिखाया गया है कि जो भीम है, भीम 5 पांडवों में से महाबली भीम, वो किसी चीज़ की खोज में जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, तो रास्ते में हनुमान जी बैठे रहते हैं पैर पसार कर, पूंछ पसार कर, और एक वृद्ध का रूप में। और जब भीम उनको पूंछ हटाने के लिए कहता है तो हनुमान जी नहीं हटाते हैं। कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ और इस पूंछ को मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, आप खुद पूंछ को हटाकर किनारे कर दीजिए और चले जाइए। तो भीम पूरी ताकत लगा देता है। भीम के पास बहुत सारे बल होते हैं, लगभग 80 हाथियों का बल भीम में रहती है, फिर भी वो हनुमान जी के पूंछ को नहीं उठा पाता है, जिससे उसका घमंड टूट जाता है और फिर वो जान जाता है कि ये संकट मोचन महावीर हनुमान है। फिर विनम्रतापूर्वक उनसे वर भी मांग लेता है। दोस्तों यही बात रामायण में है। आप एक पहाड़ देखिए, जब लक्ष्मण को तीर लगा रहता है शक्तिबाण मेघनाथ का, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सब स्थिति खो बैठते हैं, परंतु जैसे ही ये पता चलता है कि संजीवनी बूटी से भगवान लक्ष्मण की जीवन वापस आएगी, तो रात्रि में ही बजरंगबली संकट मोचन हनुमान निकल पड़ते हैं संजीवनी बूटी की तलाश में, और हिमालय से पूरा संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाकर ले आते हैं। तो वहाँ उठाने में भी जो बल लगा होगा, लाने में जो कार्य किया गया होगा, वो बल होता है दोस्तों। तो बल वास्तव में क्या होता है, अब मैं एक परिभाषा के रूप में बता देता हूँ दोस्तों। होता ये है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई कार्य करते हैं, तो कार्य करने पर उस वस्तु के स्थिति में या आकार में, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे द्वारा किया गया ये जो कार्य है, यही बल कहलाता है दोस्तों। जैसे किसी लकड़ी को आप पकड़िए और मोड़िए, हो सकता है वो मुड़े या टूट जाए, तो वो कार्य किया जा रहा है, उसमें ऊर्जा लग रही है, तो उसके आकार में परिवर्तन हो गया दोस्तों। एक बड़ी सी लकड़ी टूटकर 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी, वो 2 टुकड़े तोड़ेंगे तो 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। एक पत्थर लेते हैं दोस्तों, उस पर बड़े से हथौड़े से मार करते हैं तो हथौड़ा चूर चूर हो जाए, वो पत्थर चूर चूर हो जाता है या टूट के कई टुकड़ों में बिखर जाता है। तो वो किया गया कार्य है, और वही किया गया कार्य बल कहलाता है दोस्तों। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और बल को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F, और बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, अर्थात फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका मात्रक निकलता है ऐसा ही मात्रक न्यूटन। आइए दोस्तों बल के प्रकार जान लें, और कुछ परिभाषाएं मैं आपको लिख देता हूँ बोर्ड पर। दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे हमने विरामावस्था की परिभाषा लिख दिया है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान नहीं बदलता है, तो उसे विरामावस्था में कहते हैं। गत्यावस्था की परिभाषा है मोशन स्टेट, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान बदलती है तो उसे गत्यावस्था में कहते हैं। ये बल की परिभाषा है दोस्तों। बल की परिभाषा मैं कुछ अलग तरीके से बताया हूँ दोस्तों, और कुछ लिखा कुछ अलग तरीके से हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। दोनों में ज़्यादा का अंतर नहीं है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, आकार, गत्यावस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था को गत्यावस्था में या गत्यावस्था को विरामावस्था में बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, या वस्तु के आकार या आकृति को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, तो इस बाह्य कारक को बल कहते हैं। कारक मतलब दोस्तों किया गया कार्य। ठीक है, बल के बारे में बताया दोस्तों कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। सबसे ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बल एक सदिश राशि है, अर्थात इसकी जो क्वांटिटीज़ है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। ठीक है, बल में कई प्रकार के बल होते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल,
विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल इत्यादि। अब दोस्तों होता क्या है, इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, कि पृथ्वी जो है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी के द्वारा आकर्षित करने वाले या आकर्षण रूपी लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा है दोस्तों स्थिर विद्युत बल। तो जब दो आवेश एक दूसरे को आपस में आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों चुंबकीय बल। जब दो चुंबकों के बीच या दो चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण की घटना होती है तो उसके बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहेंगे। अगला है दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बल लगता है। ठीक है दोस्तों। और न्यूक्लियनों को नाभिकों या नाभिक के अंदर बांधे रहता है तो उसको नाभिकीय बल कहते हैं। ये ज़्यादातर नाभिकीय रिएक्टर के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसको नाभिकीय बल कहा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इस बल के बाद हम आएंगे जड़त्व पर। जड़त्व क्या होता है, आइए दोस्तों जड़त्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम सामान्यतः जानते हैं कि कुछ वस्तु जो होती है वो विरामावस्था में ही पड़े रहती है और कुछ वस्तु जो होती है वो गत्यावस्था में ही पड़े रहती है। ठीक है दोस्तों। तो विरामावस्था में स्थिर वस्तु को गत्यावस्था में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, या गत्यावस्था में स्थिर लगे हुए वस्तु को विरामावस्था में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्थिति में वस्तु जो है समय के साथ अपने ऊपर लगने वाले बल का या अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो वस्तु की इस अवस्था को जड़त्व कहते हैं दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व वह अवस्था है जिसमें वह अपनी विरामावस्था या अपनी गत्यावस्था, मोशन स्टेट या रेस्ट स्टेट में स्वतः अपने आप होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो वस्तु के इस स्थिति को जड़त्व कहते हैं दोस्तों। फिर से सुनिएगा। सामान्यतः जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वह वस्तु अपने विरामावस्था या अपनी गत्यावस्था का स्वतः ही परिवर्तन का विरोध करता है, तो वह गुण उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। जैसे दोस्तों एक हमारे सामने कोई पहाड़ है, तो वो पहाड़ जो है दोस्तों वो समय के आधार पर उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो जितना बड़ा है वो उतना ही बड़ा रह सकता है। और जब उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो हो सकता है पहाड़ को छोटा किया जा सके या पहाड़ पर और मिट्टी डालकर उसको बड़ा किया जा सकता है। तो बाह्य बल के अभाव में उसके आकार या आयतन में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कह सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई फुटबॉल किसी प्लेस पर रख दिया जाए, फुटबॉल की जगह पर कोई पत्थर रख देते हैं दोस्तों, पत्थर ज़्यादा उसका वजन होता है इसलिए उसकी जड़त्व तो ज़्यादा होगी, तो वह पत्थर वहीं पर तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं रहेगा। अर्थात वह अपने स्वतः मतलब अपने आप में विरामावस्था से गत्यावस्था में आने का विरोध करेगा या परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो इस स्थिति को जड़त्व की स्थिति कहेंगे दोस्तों। जड़त्व दो प्रकार की होती है, एक विराम का जड़त्व होता है दोस्तों और एक गति का जड़त्व होता है। विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व को बताने से पहले मैं आपको जड़त्व का नियम बता देता हूं दोस्तों। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह तब तक गत्यावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं दोस्तों। इसको न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों। अब जड़त्व के नियम प्रकार पर आते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व पहले चलते हैं दोस्तों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात वह अपने विरामावस्था में
समय के साथ होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। दोस्तों हमने पत्थर का उदाहरण लिया, एक फुटबॉल का उदाहरण ले लेते हैं कि किसी ग्राउंड में हमने एक फुटबॉल को रख दिया है। अब वो फुटबॉल तब तक उस ग्राउंड में पड़ा रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल कई रूपों में लगेगा दोस्तों, हवा के झोंके उस फुटबॉल को न हिला दें, या कोई व्यक्ति पैर से उसको न मार दे, या कोई व्यक्ति उसको उठाकर किसी दूसरे जगह पर न रख दे या फेंक दे, तो ये बाह्य बल के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण समझ में आ रही है ना। गति का जड़त्व बताते हैं दोस्तों, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में ही रहेगा और तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो गत्यावस्था के उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि अगर किसी फुटबॉल को किसी चिकने फर्श पर लुढ़का कर छोड़ दिया जाए तो वो फुटबॉल जो है वो लुढ़कता रहेगा दोस्तों, और तब तक लुढ़कता रहेगा जब तक कि पृथ्वी का घर्षण बल या कोई बाह्य व्यक्ति का बल या कोई सामने से आ रहा दीवार का बल उसको न रोक दे। मतलब अवरोध के रूप में जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तब तक वो फुटबॉल लुढ़कता ही रहेगा। या किसी छत से किसी वस्तु को गिराते हैं दोस्तों, तो वो तब तक गिरते रहता है जब तक से कोई व्यक्ति उस वस्तु को रोक न ले या वह पृथ्वी की सतह से टकराकर न रुक जाए। तो